हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अभी क्लास 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं, साथ में यूरोप को घूम भी रहे हैं। पिछले की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पूरा अच्छे से करा चुकी हूँ। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में समझाया, उनके रिफॉर्म्स के बारे में, कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी समझाई, लिबरल्स की आइडियोलॉजी समझाई, एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन होता है, क्या सोच रखते हैं, मिडिल क्लास कौन है, कैसे इमर्ज हुए, उनकी सोच क्या है, ज़ोल्वरिन क्या है, सब मैंने आपको समझाया। प्लस हमने क्या कर लिया, अभी हमने रेवोल्यूशनरी जो बहुत बड़े थे इटली के अंदर, माजनी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर हम थर्ड यूनिट कर रहे थे और हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा। 1832 में ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया ग्रीक और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, ठीक है। उसके अलावा हमने फ्रांस में भी क्रांति देखी और क्रांतिकारी पीरियड देखा 1830 से लेकर 48 के बीच में। आज हम यूरोप के एक अगले भाग पे घूमेंगे और आप इमेजिनेशन करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप आराम से समझ भी लेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक फिलोसफर्स, रोमांटिज्म। अब बच्चों के दिमाग में एकदम ये जाएगा कि मैम रोमांटिक फीलिंग्स तो हमें अच्छे से पता है और हम जानते हैं, इसे आपको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा रोज़ का काम है, ठीक है। नहीं, जो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं साथ वाले के लिए बहुत अच्छी बात है, बनी रहनी चाहिए, आजकल के बच्चों में है, ठीक है। साथ में आप पढ़ो भी और वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आपको हिस्टोरिकल रोमांटिक फीलिंग्स की मतलब समझाने वाली हूँ। ये वो फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। अब आप समझो रोमांटिक फीलिंग्स का मतलब क्या होता है। कल्चर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रिएट नेशनल फीलिंग बिटवीन पीपल। कल्चर, ठीक है, आपकी पोएम के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, सॉन्ग्स, म्यूजिक, दिस ऑल आर फैक्टर ऑफ कल्चर ऑफ एनी कंट्री। तो कल्चर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, प्रोमिनेंट रोल टू क्रिएट नेशनल फीलिंग बिटवीन पीपल। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बिना लड़ाई के, झगड़े के और हथियारों के पैदा की जा सकती है। एक तरीका है क्रांति, ठीक है, लड़कर आपको नेशन स्टेट बनाने हैं, और एक तरीका है कल्चर, और क्या ये जो लोगों में मैसेज पहुंचाकर भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जा सकती है। तो दोज बिलीव इन कल्चरल मूवमेंट टू क्रिएट नेशनल फीलिंग known as romantic philosopher. Or what is the meaning of romanticism? A cultural movement which create national feeling between people with the help of art, painting, music, song, drama, dance, etc. क्लियर हो गया आपको? सिंपल सी बात है, बिना लड़ाई झगड़े के भी क्या कोई तरीका होता है लोगों में नेशनल फीलिंग लाने का? हाँ, होता है। क्या? रोमांटिज्म। यूरोप के बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया और बहुत सक्सेसफुल है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए। देखो यहाँ पर डेफिनेशन, रोमांटिज्म अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट या नेशनल फीलिंग लाने के लिए लोगों में कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कल्चर का, ठीक है। रोमांटिक फिलोसफर अगेंस्ट क्रिटिसाइज एंड कंडेम ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। क्या नहीं पसंद करते हैं? अगर कोई दिमाग से रोमांटिक फिलोसफर है, आइडियोलॉजी को इस विश्वास करता है, तो बेटा उसे साइंस बिल्कुल समझ नहीं आएगा। साइंस के अंदर जो डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उसके खिलाफ होते हैं। एंड व्हाट दे बिलीव, इफ समवन फॉलो ऑटोक्रेटिक की जगह पर रोमांटिक फिलॉसफी, अगर कोई रोमांटिज्म में विश्वास करता है तो दे बिलीव इमोशन, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग, यानी भावनाओं में विश्वास करते हैं, प्रोबेबिलिटी में विश्वास करते हैं, ठीक है, इंट्यूशन की भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, और मिस्टिकल फीलिंग, रहस्य में विश्वास करते हैं, चमत्कार में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। प्लीज़ ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। किस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते हैं? रोमांटिक फिलोसोफर क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। तर्क में, साइंस में विश्वास नहीं करते। एंड व्हाट दे फोकस, व्हाट दे बिलीव, इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग।
ठीक है, आपको समझ में आया होगा। छोटी सी बात है कि दिस इज़ द अनदर वे टू क्रिएट नेशनल फीलिंग बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड देयर पॉपुलेशन. नो नीड टू वेपन एंड रेवोल्यूशन. विद द हेल्प ऑफ कल्चर, folk dance, folk music, song, stories, these help to create national feeling between people. आया आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ रेवोल्यूशनरीज, तो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज पढ़ने पड़ेंगे। भगत सिंह पढ़ना पड़ेगा आपको अपने देश के अंदर, ठीक है। इटली के अंदर आपको माजनी को पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रांतिकारी हैं, ठीक है, जिन्होंने क्रांति करी है नेशन स्टेट के लिए। अब मैं आपको रोमांटिक फिलोसफर्स के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने रोमांटिज्म को यूज़ किया है, कल्चर को यूज़ करा है लोगों को और देश में नेशनल फीलिंग लाने के लिए, राष्ट्र राज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नाम है जर्मनी के अंदर, जॉन गॉटफ्राइड हार्डर। जॉन गॉटफ्राइड हार्डर ये विश्वास करते हैं ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर अमोंग द कॉमन पीपल डास वॉक। ठीक है, तो जो कॉमन पीपल हैं उनको डास वॉक कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर जर्मनी के लोगों में उनके कल्चर को पहुंचा दिया जाए तो नेशन स्टेट जर्मनी अपने आप बन जाएगा। दिस इज द बिलीव ऑफ जॉन गॉटफ्राइड हार्डर। ही वॉज अ ग्रेट रोमांटिक फिलोसफर इन जर्मनी। जर्मनी के रोमांटिक फिलोसफर हैं, सोशलिस्ट फिलोसफर नहीं है। ठीक है, सोशलिस्ट होते हैं समाजवाद को मानने वाले, लेकिन जो जॉन गॉटफ्राइड हार्डर हैं ये किस चीज़ को बिलीव करते हैं? रोमांटिज्म को बिलीव करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाया जा सकता है बिना लड़ाई के, अगर उनके ट्रू कल्चर को लोगों तक, कॉमन पीपल तक पहुंचा दिया जाए। कैसे पहुंचा दिया जाए देखो जरा। इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग, यानी जर्मनी के कुछ अपने गाने होंगे, जैसे हमारे देश के लोकगीत हैं हरियाणा के, है ना, या फिर और स्टेट्स के, हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के फेमस लोकगीत और नृत्य हैं, पता है आपको, डांस हैं। उसी तरीके से जर्मनी के अंदर क्या है बेटा, फोक सॉन्ग, उनके फोक पोएट्रीज, फोक डांस फॉर्म्स। अगर ये सारी चीज़ें इनके थ्रू, इस रिच कल्चर के थ्रू लोगों में मैसेज डाला जाए तो नेशन स्टेट जर्मनी अपने आप बन जाएगा, नेशन स्टेट बनेगा। द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ठीक है, तो जर्मनी के नेशन को कह रहे हैं क्या, वॉकजाइट्स। क्या कह रहे हैं? वॉकजाइट्स, यानी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, राष्ट्र राज्य की भावना लोगों में पैदा होगी विद द हेल्प ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, पोएट्री एंड डांस। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है कि जर्मनी में एक बहुत बड़े रोमांटिक फिलोसफर हैं जॉन गॉटफ्राइड हार्डर, और वो ये बोल रहे हैं ठीक है, वॉक डास वॉक, यानी जो कॉमन पीपल हैं जर्मनी के, उनके बीच में अगर ट्रू कल्चर जो जर्मनी का है वो पहुंचा दिया जाए विद द हेल्प ऑफ फोक सॉन्ग्स, पोएट्री एंड डांस, तो जर्मनी एक नेशन स्टेट जल्दी बन जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल आ जाना चाहिए यार, बिना लड़ाई झगड़े के। कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ कल्चर लोगों में भर दिया जाए कि आपका देश इतना रिच रिसोर्सफुल है, इतना अच्छा कल्चर है, इतना अच्छा इतिहास है, तो लोगों में जागृति आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। ये पेंटिंग पहले आप देखो, आपको इसमें बहुत दर्द दिखाई देगा कि कितनी बुरी हालत में लोग हैं। ठीक है, अब इसको आप आगे पहले ये देखो, ये दूसरे फिलोसफर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोमांटिक पेंटर हैं। इन्होंने भी रोमांटिक फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, रोमांटिज्म में। ये फ्रांस हैं। जर्मन गॉटफ्राइड हार्डर कहाँ से हैं? जर्मनी से। और ये कहाँ से हैं? फ्रेंच पेंटर हैं, ये फ्रांस से हैं, और इनका नाम है डायलॉक्रॉक्स। ठीक है, तो डायलॉक्रॉक्स जो हैं फ्रांस के रोमांटिक पेंटर हैं। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है और उसमें बताया है इस पेंटिंग के अंदर कि 20,000 ग्रीक्स को मार दिया था तुर्क्स ने। ये अलग कम्युनिटी है, अलग जाति के लोग हैं, ये अलग हैं। तो तुर्क्स ने 20,000 ग्रीक्स को मारा। ठीक है, अब आप सोच के देखो, मैंने सिंपल बोल दिया कि भाई तुर्क्स ने 20,000 ग्रीक्स को मारा, मारा तो मारा। ये मैंने सिर्फ एक मैसेज पास करा, सिंपल। आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आपको फर्क पड़ेगा। अब आप देखो,
जब ये कहा जाएगा, जब पेंटर पेंटिंग के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाए, म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इस पेंटिंग, और आपको देखेंगे ना तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि लोग बहुत बुरी हालत में हैं, ना कपड़े हैं, ना खाना है, ठीक है, ना घर है, बहुत ही एक्सप्लॉइट हुए हैं, ठीक है। और ये तुर्क लोगों ने मारा है, 20,000 मर चुके हैं, बाकियों की इतनी कंडीशन खराब है। तो ऐसी पेंटिंग्स को देखकर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो पूरा सोच समझ कर, जो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, उन्होंने ये बनाई है ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, मैसेज पहुँचे, और उनमें राष्ट्र राज्य की भावना, नेशनल फीलिंग्स पैदा हों। समझ में आया? तो पेंटिंग्स के थ्रू, डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू अपनी बात को बहुत ईजिली रखा जा सकता है। आई बात आपको समझ में? तो दीज आर द टू ग्रेट फिलोसोफर, एक जर्मनी के हैं और एक आपको मैंने फ्रांस का बताया रोमांटिक पेंटर के बारे में। तो इन्होंने अलग अलग अपने पेंटिंग राइटिंग्स के थ्रू लोगों में पहुंचाया है कि नेशनल फीलिंग बिना लड़ाई झगड़े के, वेपन्स के, वॉर्स के पैदा की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ कल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कल्चर के थ्रू लोगों में नेशनल फीलिंग पैदा की जा सकती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ भाषा के थ्रू भी। लैंग्वेज, इट्स अ प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट नेशनल फीलिंग बिटवीन पीपल। भाषा सबसे बड़ा हथियार है जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा कर सकता है। अब आप कहोगे मैम भाषा भाषा कैसे, जनरल हम बातें कर रहे हैं। देखो अगर आप एग्जाम्पल समझो, मैं भगत सिंह के बारे में फ्रेंच भाषा में बात करूं, वो और बात है, मुझे फ्रेंच आती नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन द सिचुएशन। अगर मैं फ्रेंच में आपको भगत सिंह के करेक्टर को, रेवोल्यूशनरी के करेक्टर को समझाने की कोशिश करूं, तो आप सिर्फ उसे सुनेंगे, आपको नहीं इतना समझ में आएगा। बट जब मैं आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में भगत सिंह के बारे में बताऊं तो आपके खून में उबाल आ जाएगा, जोश आ जाएगा। और इसे कहते हैं नेशनल फीलिंग पैदा करना विद द हेल्प ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। आपको मैसेज अगर आपकी भाषा में, अपनी भाषा में दिया जाए, लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हम सिर्फ लैंग्वेज समझेंगे कि लैंग्वेज यूज बाय डिफरेंट पीपल टू क्रिएट नेशनल फीलिंग बिटवीन पीपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हथियार है। देखें भाषा क्या काम करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। देखो वर्नाकुलर मतलब लोकल, लोकल लैंग्वेज का तो अपना इम्पॉर्टेंस होगा ही। कैसे होगा? देखो those are literate or educated, they easily understand message, ठीक है, and those are illiterate, they also get benefit कि they listen that particular message in their own language। कहने का मतलब ये है कि वर्नाकुलर अगर लोकल लैंग्वेज में कोई भी बात रखी जाए तो इससे पढ़े लिखे को तो वैसे भी समझ आएगा और अनपढ़ सुनकर समझ लेगा। तो अपनी भाषा में दूसरों तक मैसेज पहुंचाना, समझना आसान होता है। तो लोकल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस होती है। अगर उसी बात को विदेशी भाषा में बोला जाए तो नहीं समझ में आएगा। वर्नाकुलर का मतलब समझ में आया, लोकल, ठीक है। लोकल भाषा में आपको अगर कोई बात कही जाए, समझाई जाए तो आपको जल्दी समझ में आएगी एज कंपेयर टू विदेशी लैंग्वेज, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोलैंड विच वॉज डिफेटेड इन 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर्स, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने मिलकर पोलैंड को हराया। नाउ पोलैंड नो मोर इंडिपेंडेंट कंट्री, अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा। स्टिल नेशनल फीलिंग बिटवीन पीपल एग्जिस्ट विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड डांस, लगातार लोगों में राष्ट्र राज्य की भावनाएं बनी रहीं। भाई कोई किसी देश को हरा ही तो सकता है, लेकिन उनकी भाषा को, उनके म्यूजिक को, उनके कल्चर को छीना जा सकता है? नहीं छीना जा सकता। समझ में आया? तो वो पोलैंड के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि पोलैंड को हरा तो दिया, पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया ने हराया, पोलैंड को आपस में बांट लिया, बट स्टिल नेशनल फीलिंग्स कैप्ट बिटवीन अलाइव, म्यूजिक एंड लैंग्वेज बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में राष्ट्र राज्य की भावना बनी रही पोलैंड के लोगों के बीच में। आपके देश में 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया,
तो क्या आपकी जो फीलिंग्स है अपने देश के लिए कम हो गई? अपने अपने कल्चर, डांस, म्यूजिक सबको छोड़ दिया था? अंग्रेजी बोलना सब सीख गए थे? नहीं। किसी भी विदेशी भाषा और कल्चर को अपनाना बहुत ही टफ चीज़ होती है और लगभग ना के बराबर विदेशी कल्चर को नहीं अपनाया जा सकता। आप थोड़ी देर के लिए मिंगल हो सकते हैं, लेकिन यू आर फैमिलियर विद योर जनरेशंस, जिन्होंने पास करा है आपको कल्चर, आप उसको पसंद करेंगे, फैमिलियर होते हैं उस चीज़ के साथ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि पोलैंड को हराया और पोलैंड को ग्रेट पावर्स ने आपस में बांट लिया, इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर भी पोलैंड में राष्ट्र राज्य की भावना, नेशनल फीलिंग बनी रही विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कैसे? देखो, कैरोल करपिंस्की, कैरोल करपिंस्की, ठीक है, ये कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। और ये इन्होंने क्या करा? नेशनल फीलिंग्स को, स्ट्रगल को सेलिब्रेट करा विद द हेल्प ऑफ ओपेरास। ओपेरास ना एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। भले ही पोलैंड को हरा दिया, ठीक है, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने, और अब वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, बट स्टिल जो ये कैरोल करपिंस्की हैं, ये अपने ओपेरा एक इंस्ट्रूमेंट के साथ म्यूजिक बजाते थे। कहाँ का? पोलैंड का। और लोगों में नेशनल फीलिंग पैदा करते थे, मैसेज पहुंचाते थे कि आज भी हम एक राष्ट्र राज्य हैं और हम आज़ादी दोबारा लेंगे। ठीक है, आगे आप देखो कि क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि दो जो उनके फोक डांस हैं पोलैंड के, एक पोलेनाइज और एक है मुजारका। पोलेनाइज और मुजारका, ठीक है, ये दोनों डांस हैं पोलैंड के। आपके देश में भी हरियाणा या दूसरे स्टेट्स के अपने अपने लोक गीत और लोक नृत्य हैं, है ना। कथकली अलग है, अलग राज्य का है। तो इसी तरीके से पोलैंड में भी डांस और म्यूज़िक जो लोकल था, लोगों तक उसको पहुंचाया गया कि उनमें नेशनल फीलिंग बनी रहे, होप बनी रहे कि भविष्य में वो फिर से आज़ाद हो जाएंगे। आया समझ में? आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। आपको लैंग्वेज को और अच्छे से समझा देते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आपने पोलैंड को समझ लिया तो। देखो क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रिएट नेशनल फीलिंग और सेंटिमेंट बिटवीन पीपल। भाषा बहुत बड़ा हथियार है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश के लिए प्रेम पैदा करने में। कैसे? आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, तो पॉलिश लैंग्वेज फोर्स आउट फ्रॉम स्कूल्स एंड फोर्स टू चिल्ड्रन कि दे स्पीक व्हाट? रशियन लैंग्वेज। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? आपके देश को कोई हरा दे और आपसे बोले कि फ्रेंच बोलो, इटालियन बोलो, सीख लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और किसी तरह सीखने की कोशिश भी करेंगे तो आपको घुटन पैम पे होगी, अरे मेरे देश की भाषा मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, वो दूसरी भाषा क्यों बोलूँ? तो भाषा आपको अपने आप जुनून भर देगी, कोई आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं दूसरी भाषा क्यों बोलूँ, दिस इज़ माई लैंग्वेज, है ना। जैसे हरियाणा में हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो हरियाणवी नहीं छोड़ सकते, लोकल लैंग्वेज है, छोड़ अपनी मदर टंग छोड़नी भी नहीं चाहिए। प्रोफेशनली आपको लैंग्वेज इंग्लिश पे ध्यान देना है, हिंदी पे ध्यान देना है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो मदर टंग है वो भी पूरी रिस्पेक्टफुल है, आपको उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि जो रशिया है उसने पोलैंड पे कब्जा करा और पॉलिश लैंग्वेज को पोलैंड से निकालने की कोशिश की, लेकिन क्या लोगों ने छोड़ दी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। 1831 में जो पोलैंड के लोग हैं उन्होंने क्रांति करी रशिया के खिलाफ, लेकिन रशिया आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है, रिच है, रिसोर्सफुल है, उसने पोलैंड की क्रांति को अल्टीमेट क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, 1831 में 1831 Polish people try to rebel against रशिया, बट रशिया अल्टीमेटली क्रश्ड एंड डिस्ट्रॉय दिस स्ट्रगल। यानी पोलैंड को हरा दिया। भाई ताकत में रशिया बड़ा है, पोलैंड छोटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप हराने के बाद भी किसी देश की रिसोर्सेज पे कब्जा कर सकते हैं, किसी के मन पे कब्जा नहीं कर सकते। तो जो फीलिंग है अपने देश के लिए वो निकल जाएंगी? नहीं निकलेंगे। देखो, तो पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यानी जो पॉलिश भाषा है वो चर्च में जब लोग इकट्ठा होते थे प्रेयर्स के लिए, तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जो प्रेयर प्रार्थनाएं करी जाती थी भगवान के लिए, वो पॉलिश भाषा में ही करी जाती थी। रशियन में थोड़ी करेंगे कि भाई अब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया तो रशियन में बोलो, नहीं। तो चर्च में गैदरिंग हो रही है, मार्केट में है, या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लोगों को दे रहे हैं धर्म से रिलेटेड, तो पॉलिश भाषा में ही देते थे।
प्रिस्ट एंड बाइब्स कौन होते हैं? पुजारी, और जो रिलीजियस बड़े अधिकारी होते हैं चर्च के अंदर उन्हें बाइब्स कहते हैं। दे वर पुट इनटू जेल इन साइबेरिया बिकॉज दे डिनाई द ऑर्डर ऑफ रशिया, रशियन गवर्नमेंट। यानी रशिया का जो अथॉरिटी थी उसे मना कर दिया था कि भाई हम नहीं बोलेंगे रशियन लैंग्वेज, तो रशिया चुप बैठ जाता। रशिया ने सप्रेस करा, पनिशमेंट दी, साइबेरिया की जेल में डाल दिया प्रिस्ट को, बाइब्स को, जो रशियन भाषा नहीं बोल रहे थे। तो हमने यहाँ क्या सीखा? चाहे पोलैंड है या क्रॉस द वर्ल्ड कोई भी कंट्री है, भाषा बहुत बड़ा हथियार होता है नेशनल फीलिंग लोगों में बनाए रखने के लिए। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी कि लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट नेशनल फीलिंग बिटवीन पीपल। तो अपने भाषा की पूरी इज्जत करो। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। भाषा आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं यूरोप में ना एक टाइम पीरियड आया जब हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट हुए। हंगर भूख, हार्डशिप कठिनाई, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड। और जब इतना डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होगा ना, और जब सिर्फ पेट में भूख होगी, काम नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, तो लड़ाई लोग अपने आप करेंगे। समझ में आया? द पर्टिकुलर टाइम पीरियड अर्लियर 19th सेंचुरी, और या आप कह सकते हैं 1830s। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज फेस हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। क्या हुआ बेटे? आप इमेजिनेशन करो, आप यूरोप में हैं, अर्लियर 19th सेंचुरी में हैं, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप यूरोप में बैठे हैं और अर्लियर 19th सेंचुरी या 1830s में बैठे हैं। दैट टाइम पीरियड पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और क्या हो रहा था? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो प्रोडक्शन रोटी का है बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बेटा ज़मीन तो उतनी होती है, इसे खींच के थोड़ी बढ़ा दोगे। तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रही है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन गवर्नमेंट फेल हो गई, उतना फूड का नहीं कर पाई। ठीक है, और जॉब सीकर आर मोर एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट फेल हो गई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, जॉब सीकर, जॉब को ढूंढने वाले ज़्यादा थे और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रूरल एरिया पीपल वर माइग्रेट इन सिटीज़ एंड दे लिव इन कंजेस्टेड स्लम्स, यानी झुग्गियों में रहने लगे। गांव के लोग क्योंकि रोटी नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो शहरों में भाग भाग के आ गए कि भाई काम मिल जाएगा। यहाँ भी उन्हें क्या महल मिलेंगे, वो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हो गए। तो आप इमेजिनेशन करो यूरोप की कितनी बुरी हालत थी, यूरोप की कंट्रीज का बहुत बुरा हाल था 1830s में। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, एंड रूरल पीपल वर माइग्रेट इन सिटीज एंड दे लिव इन कंजेस्टेड स्लम्स में रहने लग गए। और रही कसर उतरी स्टिफ कंपटीशन फेस बाय ट्रेडर्स ऑफ यूरोपियन कंट्री बाय इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड में आपको पता है सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बेटा वहाँ इंडस्ट्रीज लगी। ठीक है, मशीनों से चीज़ें बनी, स्पेशली कपड़ा। अब मशीनों से बना हुई चीज़ तो सस्ती होती है और हाथ से बनी हुई चीज़, हैंडीक्राफ्ट, महंगा होता है। तो बाकी कंट्रीज़ में मशीनें लगी लेकिन बाद में। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अर्लियर 18th सेंचुरी, जो इंग्लैंड है इट एक्सपोर्ट मशीन मेड चीप गुड्स टू अदर कंट्रीज एंड ट्रेडर्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप फेस स्टिफ कंपटीशन। बहुत मुश्किल हो गया अपना सामान बेचना। ठीक है, पिजेंट्री क्लास की बात करूं, फार्मर्स की, तो उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया। क्यों? क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था। एरिस्टोक्रेसी क्लास स्टिल एंजॉय प्रिविलेजेस एंड पावर एंड इन द ड्यूरिंग द बैड हार्वेस्ट टाइम पीरियड, जब फसल खराब भी हो जाती थी तो जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है वो नहीं माफ़ करते थे फ्यूडल टैक्स को, ड्यूज़ को। ठीक है, तो जो सारे किसान हैं वो भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? शॉर्टेज ऑफ फूड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टिफ कंपटीशन है, प्राइस ऑफ जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं, तो करें क्या? तो क्रांति करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और फाइन एग्जाम्पल फ्रांस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार बोल रही हूँ, जो फ्रांस में होगा वो सारे यूरोप में होगा। तो एनसीईआरटी पूरे यूरोप की कंट्रीज़ को पढ़ाएगी तो आप बेहोश हो जाओगे।
तो बार बार हम क्या कर लेते हैं, फ्रांस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये रिवॉल्ट का टाइम पीरियड है, गुस्से का टाइम पीरियड है। मैंने आपको बताया कि ग्रेट इकोनॉमिकल हार्डशिप, कठिनाइयाँ यूरोप के लोगों को देखने पड़ी, पॉपुलेशन बढ़ गई है और सीकर्स ऑफ जॉब को ढूंढने वाले लोग बढ़ गए हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। और क्या हो गया, माइग्रेट हो गए लोग, रूरल एरिया के, गाँव के लोग शहरों में आ गए, सिटीज़ में, एंड ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाली बेचारे झुग्गियों में रह रहे हैं, ठीक है। और जो स्मॉलर प्रोड्यूसर हैं टाउन के, दे फेस व्हाट, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम import of cheap machine made good from England. So these are the condition you see during the 18th century, earlier 19th century. क्या हुआ, 1830s में unemployment, shortage of food, and people live in slums, overcrowded slums, and trader face stiff competition with machine made cheap good ऑफ इंग्लैंड से बना हुआ जो चीज़ है मशीन से, उससे व्यापारियों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो सस्ती है और उनकी बनी हुई चीज़ महंगी है, नहीं सामान बिक पा रहा है, तो व्यापारी भी ठप हो गए पूरे यूरोप के, ठीक है, उनका नुकसान। और नौकरियां नहीं है, और जो लोग हैं गांव से शहरों में आके रह रहे हैं। तो आप हालात देख रहे हैं कि पूरे यूरोप के लोगों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। आगे चलो, एरिस्टोक्रेसी क्लास स्टिल एंजॉय पावर। मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर जो रिच क्लास है उसके पास पावर है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, किसान हैं, वर्कर्स हैं, दे पे वॉट, उनको फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे हैं, टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। और फूड प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। और प्लस में बैड हार्वेस्ट, यानी जो फसल है, क्रॉप्स हैं, वो ख़राब हो गए हैं। इसकी वजह से पापरिज्म, लोगों में गुस्सा भर गया है। एंड द ईयर 1848, 1848 में फ्रांस के लोग गुस्से में पेरिस की सड़कों पर आ गए, गुस्से में क्रांति कर रहे हैं। किसके खिलाफ करेंगे, अपने खिलाफ? नहीं नहीं, राजा के खिलाफ। अगर किसी भी देश की इतनी बुरी हालत हो जाए कि लोगों का रोटी खाना मुश्किल हो जाए, जॉब ना मिले, स्लम्स में रह रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो बेटा इस पूरी घटना की, इस पूरी हालत की जिम्मेदारी सरकार की होगी, चाहे वो चुना हुआ है, चाहे वो राजा है, कोई भी है, गद्दी पे कोई भी बैठे। अगर इतनी भयंकर सिचुएशन किसी देश की हो जाए तो पूरी जिम्मेदारी सरकार और राजा की होगी। तो फ्रांस के लोगों ने 1848 में लुइस फिलिपी, जो राजा हैं फ्रांस के, उनके खिलाफ क्रांति करी, ठीक है। फ्रांस की सड़कों पर आ गए, बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और राजा मजबूरी में डर के मारे भाग गया फ्रांस से। इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। दिस इज द hardship time period for European countries. People, they face unemployment, population increase, shortage of food, price of food is high. So that's why most of the people started a struggle or revolt in different countries, especially in France. In 1848 लोगों ने राजा के खिलाफ क्रांति की। आया आपको समझ में? आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है भैया। क्रांति होगी तो रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन और रिवॉल्ट विच वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच पीपल, ठीक है, इन 1848 में क्रांति करी है। इसका क्या रिजल्ट आएगा? राजा तो भाग गया, लेकिन आपको पता है फ्रांस में नेशनल असेंबली थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इस क्रांति को शांत करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कुछ कंसेशन दिए, फ्रांस के लोगों को बेनिफिट्स दिए कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं ताकि वो शांत हो जाएं। क्या क्या करा? नेशनल असेंबली प्रोक्लेम द रिपब्लिक। उन्होंने बोला कि फ्रांस एक क्या है, गणतंत्र है, लोगों का राजा शासन है, आप परेशान मत हो, आप ही का शासन है। एक बात, ग्रांटेड सफरेज ऑफ ऑल एडल्ट मेल अबव 21। नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कि फ्रांस में जितने भी आदमी हैं 21 साल से ऊपर सबको वोटिंग राइट होगा। दूसरी बात, ग्रांटेड द राइट ऑफ वर्क, कि सबको काम मिलेगा, फ्रांस में सबको काम मिलेगा, परेशान होने की बात नहीं है। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, हर जगह पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट शॉप वर्क खोले गए ताकि लोगों को काम मिले, ठीक है। तो आप ये लोगों को वोटिंग राइट दे रहे हैं, लोग रिपब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं, फ्रांस को राइट टू वर्क दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? दिस इज द लॉलीपॉप, कि जनता शांत हो जाए, कि किसी भी तरीके से क्रांति बंद हो जाए, क्योंकि क्रांति से बेटे हर किसी का नुकसान होता है, ठीक है।
तो और नुकसान जो नेशनल असेंबली है नहीं चाह रही है, और वो क्या चाह रहे हैं कि जनता शांत हो जाए। चलो, ये मैंने आपको बताया कि जब 1830 में, देखो आप मेरी बात को समझो, 1830s दिस इज़ द टाइम पीरियड जब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें क्या देखना पड़ रहा है, यूरोप की कंट्रीज़ को क्रांतियाँ देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि हंगर है, हार्डशिप है, भूख है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो इसकी वजह से फ्रांस की क्रांति और उसके रिजल्ट तो मैंने समझा दिए। अब दूसरी जगह बता देती हूँ, एक दो जगह तो लेके चलनी पड़ेगी ना भाई। दूसरी जगह है यहाँ पर वीवर्स इन सिलेशिया, कपड़े बुनने वाले। सिलेशिया जगह का नाम है। इस जगह पर 1845 में क्रांति हुई और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ हुई। अब इसको सुनो, कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं रॉ मटेरियल और पैसा सिलेशिया में वीवर्स को, गांव में आते हैं और उनको कहते हैं ये कच्चा माल है, ये पैसे हैं, आप हमारे लिए कपड़ा बुन दो, ठीक है। बट वीवर्स स्टार्टेड स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उन्हें वेजेस कम देते थे और काम बहुत ज़्यादा लेते थे, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने क्रांति करी। इतनी बात समझ में आई। उन्होंने लास्ट में आके जब अपने डिमांड्स रखे कि भाई हमें थोड़े से हाई वेजेस चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं माना, तो फिर दे ट्राई टू किल देम, ठीक है। उनके महलों पर, उनके मेंशंस में जहाँ वो रहते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके घरों पर हमला कर दिया, ठीक है। उनके जो डेलीगेट्स चीज़ें हैं, चाहे उनके कांच हैं या उनके सोफ़ा हैं, सबको तोड़ फोड़ दिया। डर के मारे कॉन्ट्रैक्टर दूसरे गाँव में छुप गए, ठीक है। उन्होंने भी उनको जगह नहीं दी कि भाई जान तो बचा लें। वेरी नेक्स्ट डे वो आए, ठीक है, आर्मी के साथ आए, बदला तो लेंगे ना, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास तो पैसे होते हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे आके उन्होंने शूट करा वीवर्स को और वो डर जाए ताकि क्रांति बंद हो जाए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे सिलेशिया का केस है 1845 या 1848, मैं आपको फ्रांस की क्रांति बता रही हूँ कि जब रोटी नहीं होती ना बेटा, पेट में भूख होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड है, प्राइस ऑफ फूड हाई हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टैक्स अननेसेसरी राजा को देने पड़ रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स को देने पड़ रहे हैं, ठीक है, फ्यूडल ड्यूज, तो क्रांति तो होगी। तो यूरोप का ये वो टाइम पीरियड है जब क्रांतियाँ हुई। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत हो रही है आपको इतनी? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज हमने सीखा है क्या? हमने सीखा कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है क्रांति का, 1830s में पूरे यूरोप के अंदर हंगर फैल गया, भूख फैल गई, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हार्डशिप, कठिनाइयों को लोगों को सामना करना पड़ा, ये हमने देखा। और रोमांटिज्म तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रोमांटिज्म, दिस इज़ द थ्योरी विद द कल्चर, स्प्रेड कल्चर बिटवीन पीपल विद द हेल्प ऑफ पोएम, स्टोरी, डांस, और इसके साथ लोगों में नेशनल जो भावनाएं हैं वो पैदा की जा सकती हैं बिना लड़ाई झगड़े के, बिना रेवोल्यूशन के। ठीक है, आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। पढ़ते रहो, खुश रहो, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप के अगले फेज पे चलेंगे घूमने के लिए। ठीक है।